नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बैंको अकेडमी सीकर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं परवीन राठौड़ आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों पिछले 3 पार्टों में हमने राजस्थान की चित्रकला पढ़ी थी। अब एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, राजस्थान की हस्तकला, जिसके हम 2 पार्ट पढ़ेंगे और 2 पार्टों में जितने भी क्वेश्चन पुटअप होंगे हस्तकला से संबंधित सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मित्रों स्टार्ट करते हैं। चलिए, हस्तकला। टॉपिक का नाम है हस्तकला, अर्थात हाथ के द्वारा ही अलग अलग प्रकार की कलाओं का निर्माण करना। हाथ से अलग अलग प्रकार की, चाहे हम वस्त्र बनाएं, चाहे कपड़ों पर कोई अलंकरण बनाएं, चाहे मिट्टी से निर्मित अलंकरण हो, चाहे धातु से निर्मित कोई अलंकरण बनाएं, उसे हम हस्तकला कहते हैं। अब देखिए मित्रों, हस्तकला उद्योग का सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में हस्तकला उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है, राज्य में हस्तकला उद्योग का प्रमुख केंद्र है, वो कहाँ पर है? तो पहला प्रश्न ये आ गया आपके सामने, हस्तकला उद्योग का प्रमुख केंद्र। तो राज्य में हस्तकला उद्योग का प्रमुख केंद्र, तो प्रमुख केंद्र कहां पर है मित्रों? ये है आपका बोरनाड़ा। कहां पर है? बोरनाड़ा। और बोरनाड़ा कहां पड़ता है? जोधपुर में। कहां पड़ता है? जोधपुर में। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है आपके कि राज्य में हस्तकला उद्योग का प्रमुख केंद्र कहां पर है? वो केंद्र आपका बोरनाड़ा, जोधपुर। जबकि राज्य में हस्तकला का तीर्थ स्थान किसे कहा गया है? सबसे अधिक प्रकार की हस्तकलाएं हैं जहां पर, तो तीर्थ स्थान पूछ ले कि राज्य में हस्तकला का तीर्थ स्थान, राज्य में हस्तकला का तीर्थ स्थान मित्रों जयपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जयपुर में। तो 2 प्रश्न हस्तकला का आपको प्रमुख जो केंद्र पूछ ले, हस्तकला उद्योग का प्रमुख केंद्र तो बोरनाड़ा, जोधपुर। लेकिन राज्य में हस्तकला का तीर्थ स्थान है वो कहां पर है मित्रों? जयपुर को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मित्रों, इस टॉपिक में हम अलग अलग प्रकार की कलाएं पढ़ेंगे, जैसे आपके रंगाई कला है, कढ़ाई कला है, इसके अलावा भी जैसे आपको छपाई कला है, चित्रकारी कला है, आपकी काष्ठ कला है, जो भी धातु अलंकरण की कला है, टेरिकोटा हो चाहिए, इसके अलावा जो भी आप मूर्ति अलंकरण की कला हो, सारी की सारी जितनी भी कलाएं हैं वो हम इस टॉपिक के अंतर्गत हम चर्चा में लेंगे। और उन्हीं में सबसे पहले अलग अलग प्रकार की कलाओं में एक कला आती है आपकी रंगाई कला। कौन सी आती है? रंगाई कला। नाम से स्पष्ट है, देखो मित्रों, नाम से स्पष्ट है रंगाई कला, अर्थात कपड़े को रंगने की कला। इसमें क्या होगा? कपड़े को अलग अलग प्रकार से रंगा जाएगा, उससे ही रंगाई कला कहते हैं। और रंगाई कला की बात कीजिए तो यहाँ पर जो राज्य में जो नीलगर या जो रंगरेज होते हैं, तो नीलगर या रंगरेजों के द्वारा मित्रों यहाँ पर है कपड़े को रंगने का कार्य किया जाता है। और इसी रंगाई कला में अलग अलग पॉइंट आते हैं आपके, जैसे इसी रंगाई कला के अंतर्गत पहला पॉइंट आता है आपका बंदेज कला। क्या आता है? बंदेज कला। पहला पॉइंट कौन सा आता है आपका? बंदेज कला। और बंदेज कला की बात की जाए, देखो बंदेज नाम से स्पष्ट है कपड़े को बांधना। कैसे बांधना? कपड़े को विभिन्न मनचाही डिजाइनों में बांधकर, कपड़े को विभिन्न मनचाही डिजाइनों में बांधकर उस पर रंग करना ही क्या कहलाता है? बंदेज कला कहलाता है। कपड़े को विभिन्न मनचाही डिजाइनों में बांधकर उस पर रंग करना ही क्या कहलाता है मित्रों? बंदेज कला। और ये बंदेज कला है मित्रों राज्य में अलग अलग स्थानों की प्रसिद्ध है। कहाँ कहाँ की? जैसे जोधपुर, जयपुर, सुजानगढ़, लाडनू। जयपुर के 2 स्थान आते हैं, एक तो कालाडेरा, कालाडेरा, और एक आता है बगरू। कालाडेरा और बगरू ये जयपुर के स्थान है, दोनों ये बंदेज कला के लिए जाने जाते हैं। तो बंदेज कला के पूछे आपको कि राज्य में बंदेज कला की प्रमुख जो क्षेत्र है वो कौन कौन से, जहां पर कपड़े को विभिन्न मनचाही डिजाइनों में बांधकर उन पर रंग किया जाता है, तो जोधपुर, जयपुर, सुजानगढ़, लाडनू, कालाडेरा, बगरू और शेखावाटी। बगरू और शेखावाटी ये इतने क्षेत्र है जहां पर बंदेज कला का कार्य मुख्य रूप से राज्य में किया जाता है। देखिए मित्रों, बंदेज कला के लिए कपड़े पर जो सबसे पहले अलंकरण बनाया जाता है, बंदेज कला के लिए
कपड़े पर जो सबसे पहले अलंकरण बनाया जाता है और उस अलंकरण को टीपना कहते हैं। क्या कहते हैं? टीपना। तो बंदेज कला के लिए कपड़े पर सबसे पहले जो अलंकरण बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? टीपना। एक बार वापस पढ़िए। राज्य में हस्तकला उद्योग का प्रमुख केंद्र बोरनाड़ा जोधपुर, हस्तकला का तीर्थ स्थान जयपुर। अब अलग अलग प्रकार की कलाएं पढ़ रहे हैं, उनमें सबसे पहला पॉइंट है रंगाई कला, यानी कपड़े को रंगने की कला ही रंगाई कला कहलाती है। उसी रंगाई कला में एक पॉइंट पढ़ रहे हैं हम बंदेज कला। ठीक है, कपड़े को विभिन्न मनचाही डिजाइनों में बांधकर उस पर रंग करना बंदेज कला कहलाता है। और बंदेज के अंतर्गत कपड़े पर सबसे पहले जो अलंकरण बनाते हैं उस अलंकरण को क्या कहते हैं? टीपना कहते हैं। ठीक है, राज्य में बंदेज है, ये कला कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर, जयपुर, सुजानगढ़, लाडनू। जयपुर के दो स्थान है, काला डेरा और बगरू और शेखावाटी। यहाँ के जो मित्र है ये है बंदेज कला, यहाँ की प्रसिद्ध मानी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसी बंदेज कला के बारे में आगे पॉइंट उठाते हैं। देखिए मित्रों, जो बंदेज कला है मित्रों, इस बंदेज कला के कार्य में सबसे अधिक मित्रों जिसने बंदेज कला में योगदान दिया और बंदेज कला के लिए उसको पद्मश्री अवार्ड मिला था। बंदेज के कार्य के लिए पद्मश्री अवार्ड किसे मिला? बंदेज कला के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पद्मश्री, ये पद्मश्री अवार्ड किसे मिला? तो बंदेज कला में उत्कृष्ट कार्य करने वाले थे जोधपुर के थे तैयब खान। कौन थे? जोधपुर के आते हैं तैयब खान। कहाँ के थे तैयब खान? जोधपुर के। तो जोधपुर के जो मित्रों जो तैयब खान थे, इन तैयब खान को इस कला में बंदेज के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड में मिला है। तो पद्मश्री अवार्ड किसे मिला है? जोधपुर के तैयब खान को बंदेज कला के क्षेत्र में क्या मिला है? पद्मश्री। जबकि पूछ ले राज्य में इस बंदेज कला की नींव किसने रखी थी? राज्य में बंदेज कला की नींव किसने रखी थी? तो दो भाइयों का नाम आता है, एक तो फूलजी, एक बागजी भाटी। कौन आता है? फूलजी व बागजी भाटी। फूलजी व बागजी भाटी ये सीकर के थे। कहाँ के थे? सीकर के थे। तो सीकर के थे फूलजी व बागजी भाटी। तो सीकर के फूलजी और बागजी भाटी ने राज्य में बंदेज कला की नींव रखी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और राज्य में ध्यान रखना मित्रों, देखो इधर जोधपुर के तैयब खान थे, इधर सीकर के थे फूलजी और बागजी भाटी। तो इसका मतलब बंदेज पूछ ले कि बंदेज सर्वोत्तम कहाँ का माना गया है? तो बंदेज कला सर्वोत्तम एक तो जोधपुर या मारवाड़ की और शेखावाटी की। तो मारवाड़ और शेखावाटी का जो बंदेज है मित्रों ये सबसे है सर्वोत्तम माना गया है। इसके अलावा देखो मित्रों यहाँ पर शेखावाटी का एक क्षेत्र आता है पाटोदा। कौन सा? पाटोदा। ये पाटोदा पड़ता है आपके लक्ष्मणगढ़ में। कहाँ पड़ता है? लक्ष्मणगढ़ में आता है पाटोदा। और लक्ष्मणगढ़ आता है आपके सीकर में। कहाँ पर आता है? सीकर में। तो लक्ष्मणगढ़ का जो पाटोदा है मित्रों, इस पाटोदा के बंदेज के लुगड़े प्रसिद्ध है। ये प्रश्न पूछा गया है कि राज्य में बंदेज के लुगड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? तो बंदेज के जो मित्रों लुगड़े हैं, ये बंदेज के लुगड़े मित्रों पाटोदा के प्रसिद्ध माने गए। और पाटोदा पड़ता है आपके लक्ष्मणगढ़ में और लक्ष्मणगढ़ सीकर जिले में आता है। तो पाटोदा में मित्रों राज्य में बंदेज के लुगड़े हैं वो प्रसिद्ध माने गए। अब आपसे पूछ ले, दो प्रश्न आते हैं, एक तो बंदेज की राज्य में सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है, और एक दूसरा प्रश्न आता है कि बंदेज का राज्य में सबसे अधिक कार्य कहाँ पर होता है। तो देखो मित्रों राज्य में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी, राज्य में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? सबसे बड़ी मंडी तो जोधपुर में। कहां पर है? बंदेज की सबसे बड़ी मंडी तो जोधपुर में। लेकिन आपसे प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में बंदेज का सबसे अधिक कार्य कहां पर होता है? बंदेज का सबसे अधिक कार्य बताइए। बंदेज का सर्वाधिक कार्य राजस्थान में बंदेज का सर्वाधिक कार्य कहां पर होता है? ये प्रश्न आ जाए तो बंदेज का सर्वाधिक कार्य मित्रों होता है सुजानगढ़ में। कहां पर होता है? सुजानगढ़ में। और सुजानगढ़ कहां पड़ता है? आपकी चूरू में। कहां पड़ता है? सुजानगढ़ चूरू में पड़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए मित्रों दो प्रश्न है, राजस्थान में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी तो जोधपुर में, लेकिन बंदेज का काम पूछ ले कि काम कहां पर होता है सबसे अधिक, वो सुजानगढ़ में होता है और सुजानगढ़ आपके चूरू में पड़ता है। तो वापस देखिए बंदेज के क्षेत्र में पद्मश्री किसे मिला? जोधपुर के तैयब खान को। बंदेज की नींव किसने रखी राज्य में? फूलजी और बागजी भाटी थे सीकर के। पाटोदा लक्ष्मणगढ़ सीकर का क्या प्रसिद्ध है? बंदेज के लुगड़े प्रसिद्ध है। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? तो सबसे बड़ी जो मंडी है मित्रों ये मंडी जोधपुर में। और बंदेज का सबसे अधिक कार्य कहाँ पर होता है? सुजानगढ़ चूरू में ये सर्वाधिक कार्य किया जाता है। इतना हुआ तो बढ़े आगे। क्लियर?
अब देखिए मित्रों, अब देखो मित्रों, बंदेज के भी अलग अलग प्रकार के रूप माने गए हैं। राज्य में अलग अलग प्रकार के बंदेज के रूप है। तो बंदेज के निम्न रूप है, देखो अब ये बंदेज के निम्न रूप कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बंदेज का जो निम्न इन रूपों में आता है, सबसे पहले आता है एक पोमचा। क्या आता है? पोमचा। बंदेज के रूपों में सबसे पहला कौन सा है? पोमचा। तो देखो मित्रों, पोमचे की बात कीजिए तो थोड़ा बहुत आप परिचित होंगे इसके बारे में कि जो पोमचा है ये राज्य में जो प्रसूता महिला होती है उस प्रसूता महिला के पैर पक्ष से आता है। तो प्रसूता महिला के पैर पक्ष से हर एक आती है मित्रों गुलाबी और पीले रंग की ओढ़नी आती है, उसे क्या कहते हैं? पोमचा कहते हैं। जिस पे देखो चारों तरफ कोर पल्ला होते हैं, कोर पल्ला लगा होता है और बीच में गोल गोल लड्डू जैसे संरचना बनी होती है। तो यानी प्रसूता महिला के लिए, प्रसूता जो महिला होती है इसके पैर पक्ष से, कहां से आता है? प्रसूता महिला के पैर पक्ष से, पैर पक्ष से आती है एक गुलाबी व पीली ओढ़नी। तो प्रसूता महिला के पैर पक्ष से जो गुलाबी व पीली ओढ़नी आती है मित्रों, उसे क्या कहते हैं? पोमचा कहते हैं। प्रसूता महिला के पैर पक्ष से आने वाली जो गुलाबी और पीली ओढ़नी, उसे क्या कहते हैं? पोमचा कहते हैं मित्रों। और ये पोमचा है मित्रों, इसके चारों तरफ कोर पल्ला बना होता है, बीच में गोल गोल लड्डू जैसी संरचना बनी होती है। अब देखो मित्रों, राज्य में जो पोमचा है ये पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो पोमचा मित्रों जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? जयपुर का। तो पूछ ले, प्रश्न आ जाए कि पोमचा राज्य में कहाँ का प्रसिद्ध है? पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है। पोमचा है मित्रों वंश वृद्धि का प्रतीक माना गया है। किसका? वंश वृद्धि का प्रतीक माना गया है। ठीक है। अब देखिए मित्रों, पुत्र जन्म पर तो देखो कौन सी ओढ़नी ओढ़ती है? महिला। यदि किसी के पुत्र जन्म होता है तब तो देखो पीले रंग की ओढ़नी। कौन सी? पीली ओढ़नी। महिला है मित्रों, पुत्र जन्म पर तो पीली ओढ़नी। और पुत्री जन्म पर कौन सी पड़ती है? पुत्री जन्म पर गुलाबी। पुत्री जन्म पर मित्रों गुलाबी ओढ़नी। ये आपको ध्यान में रखना है। पुत्र के जन्म पर तो पीले रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है, जबकि पुत्र जन्म पर गुलाबी रंग की ओढ़नी। इसी प्रकार मित्रों हाड़ौती में भी देखो मित्रों, विधवा स्त्री, हाड़ौती में विधवा स्त्री एक काले रंग की ओढ़नी ओढ़ती है। हाड़ौती में विधवा स्त्री काले रंग की ओढ़नी ओढ़ती है। उस काले रंग की ओढ़नी को मित्रों चीड़ का पोमचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीड़ का पोमचा। तो हाड़ौती में जो विधवा स्त्री है, हाड़ौती में विधवा स्त्री, ये विधवा स्त्री काले रंग की ओढ़नी ओढ़ती है। कैसी? काले रंग की ओढ़नी। तो हाड़ौती प्रदेश में विधवा स्त्री द्वारा जो काले रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं मित्रों? उसे चीड़ का पोमचा कहते हैं। क्या कहते हैं? चीड़ का पोमचा। तो हाड़ौती प्रदेश में विधवा स्त्री द्वारा, हाड़ौती प्रदेश में विधवा स्त्री द्वारा जो काले रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है उस काले रंग की ओढ़नी को क्या कहते हैं? चीड़ का पोमचा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? चीड़ का पोमचा कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। तो इसके बाद में देखिए मित्रों, ये था पोमचा। पोमचे के बाद में एक आता है मित्रों, देखिए लहरिया। लहरिया सब जानते हैं, ज्यादातर लहरिया कब पहनती हैं? तो लहरिया है मित्रों जो विवाहित महिलाएं हैं वो श्रावणी तीज आती है ना, श्रावणी तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया को, तो श्रावणी तीज पर है जो महिलाएं लहरदार ओढ़नी ओढ़ती है, उस लहरदार ओढ़नी को क्या कहते हैं? लहरिया कहते हैं। तो लहरिया कब ओढ़ती है? श्रावणी तीज पर। श्रावणी तीज पर महिलाएं जो लहरदार ओढ़नी ओढ़ती है, श्रावणी तीज पर महिलाएं जो लहरदार ओढ़नी ओढ़ती है उसे क्या कहते हैं मित्रों? लहरिया कहते हैं। और लहरिया मित्रों कहाँ का प्रसिद्ध है? लहरिया मित्रों जयपुर का प्रसिद्ध है। लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? लहरिया मित्रों जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान में रखना है। जयपुर का जो समुद्री लहर लहरिया है, ऐसे भी बोल सकता है अगला, समुद्री लहर जिसपे समुद्र की धाराएं मंडी होती है उस लहरिया पर, तो समुद्री लहर लहरिया भी कहाँ का है? ये जयपुर का है। लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। मोठड़ी, तीसरा पॉइंट, बंदेज के रूप पढ़ रहे हैं। बंदेज के रूपों में तीसरा पॉइंट कौन सा है? मोठड़ी। तो देखो मित्रों जो लहरिये की लहरदार धारियां, लहरिये की लहरदार धारियां, ये लहरिये की लहरदार धारियां हैं
और लहर की लहरदार धारियां जब आपस में एक दूसरे को काटती है, तो जब आपस में एक दूसरे को काटती है तो इसे मोटड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटड़ा। तो परिभाषा क्या हो गई? लहरिए की लहरदार धारियां जब आपस में एक दूसरे को काटती है तो इसे मोटड़ा कहते हैं मित्रों। और मोटड़ा मित्रों जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है मोटड़ा? जोधपुर का प्रसिद्ध है। मोटड़े कहाँ के प्रसिद्ध है मित्रों? तो मोटड़े है मित्रों ये आपके जोधपुर के प्रसिद्ध है। कहाँ के है? जोधपुर के प्रसिद्ध है मोटड़े, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे देखिए। तो लहरी की लहरदार धारियां जब आपस में एक दूसरे को काटती है तो उसे मोटड़ा कहते हैं। और मोटड़े जोधपुर के प्रसिद्ध है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है। राजस्थान में मोटड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? ये मोटड़े आपकी जोधपुर के प्रसिद्ध है। चौथा पॉइंट, चुनरी व धनक। चुनरी व धनक। तो देखिए मित्रों, चुनरी की बात की जाए तो कपड़े पर छोटी छोटी बूंदों युक्त अलंकरण को तो कहते हैं चुनरी। किसी भी कपड़े पर छोटी छोटी बूंदों युक्त अलंकरण को तो क्या कहते हैं? चुनरी। और किसी कपड़े पर बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों युक्त अलंकरण क्या कहलाता है? धनक। तो देखो, छोटी छोटी बूंदों युक्त अलंकरण, किसी भी कपड़े पर छोटी छोटी बूंदों युक्त अलंकरण, किसी भी कपड़े पर छोटी छोटी बूंदों युक्त अलंकरण तो क्या कहलाता है? किसी भी कपड़े पर छोटी छोटी बूंदों युक्त अलंकरण तो कहलाता है चुनरी। क्या कहलाता है मित्रों? छोटी छोटी बूंदों युक्त अलंकरण ये चुनरी कहलाता है। क्या कहलाता है? चुनरी कहलाता है। किसी भी कपड़े पर छोटी छोटी बूंदों युक्त अलंकरण तो कहलाता है चुनरी। और किसी भी कपड़े पर बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों युक्त अलंकरण, बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों युक्त अलंकरण, किसी भी कपड़े पर बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों युक्त अलंकरण, तो बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों युक्त अलंकरण ये क्या कहलाता है? ये आपके मित्रों धनक कहलाता है। क्या कहलाता है? धनक। तो मित्रों ये चुनरी और धनक ये दोनों जयपुर व जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है चुनरी? जयपुर और जोधपुर की है चुनरी और धनक है, ये प्रसिद्ध माने गए। तो वापस देखिए, बंदेज के 4 रूप आपको देखने मुख्यतः। पोमचा, प्रसूता महिला के पीर पक्ष से आता है। गुलाबी और पीले रंग की ओढ़नी उसे पोमचा कहते हैं। कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? जयपुर का प्रसिद्ध है। पुत्र जन्म पर तो कैसी ओढ़नी या कैसा ओढ़ना? पीला पोमचा पहनते हैं। पुत्र जन्म पर महिलाएं गुलाबी रंग की ओढ़नी ओढ़ती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। हाड़ौती प्रदेश में विधवा स्त्री जो काले रंग की ओढ़नी ओढ़ती है, उस काले रंग की ओढ़नी को क्या कहते हैं? चीड़ का पोमचा। क्या कहते हैं? चीड़ का पोमचा कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है बंदेज में लहरिया। श्रावणी तीज पर महिलाएं जो लहरदार ओढ़नी ओढ़ती है उसको लहरिया कहते हैं। और ये लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। समुद्री लहरिया कहाँ का है? जयपुर का प्रसिद्ध है। मोटड़ा, लहरिए की लहरदार धारियां, लहरिए की लहरदार धारियां जब आपस में एक दूसरे को काटती है तो इसे मोटड़ा कहते हैं। और मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। चुनरी व धनक, किसी भी कपड़े पर छोटी छोटी बूंदों युक्त अलंकरण तो क्या कहलाता है? चुनरी कहलाता है। किसी भी कपड़े पर बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों युक्त अलंकरण क्या कहलाता है? ये बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों युक्त अलंकरण मित्रों धनक कहलाता है। चुनरी और धनक जयपुर और जोधपुर के प्रसिद्ध है। इतना कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मित्रों, इतना हो गया हमारा। अब देखिए मित्रों, किसी भी कपड़े पर अनचाहे रंगों के प्रवेश को रोकने के लिए उस पर लेई या लुगदी जैसा पदार्थ लगा देते हैं। उस लेई या लुगदी जैसे पदार्थ को दाबू कहते हैं। क्या कहते हैं? दाबू। हाँ, ये दाबू यहां से प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं। मिट्टी का दाबू, मोम का दाबू। तो किसी भी कपड़े पर अनचाहे रंगों के प्रवेश को रोकने के लिए उन पर क्या लगाते हैं? लेई या लुगदी जैसा लेप लगा देते हैं। तो लेई या लुगदी जैसा जो लेप लगा दिया जाता है उसे कहते हैं दाबू। क्या कहते हैं? दाबू। और मित्रों ये दाबू अलग अलग प्रकार के, देखो, मोम का दाबू, एक तो क्या होता है? मोम का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? एक मिट्टी का दाबू, मोम का दाबू, मिट्टी का दाबू, गेहूं की बिधण का दाबू, गेहूं की बिधण का दाबू। ये 3 प्रकार के दाबू है। हाँ, जो कपड़े पर अनचाहे प्रवेश के रंग को रोकते हैं। मोम का दाबू और मिट्टी का दाबू, ये दोनों प्रश्न पूछे गए एग्जाम में। मोम का दाबू कहाँ का है? सवाई माधोपुर का।
पूछ ले आपको कि मोम का दाबू राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? मोम का दाबू मित्रों राजस्थान में सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। मिट्टी का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों राज्य में? तो मिट्टी का दाबू है मित्रों ये राज्य में बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? बालोतरा बाड़मेर। तो बालोतरा बाड़मेर का है राज्य में मिट्टी का दाबू प्रसिद्ध है। गेहूं की बिधण का दाबू, तो ये मित्रों सांगानेर व बगरू, सांगानेर व बगरू, और सांगानेर व बगरू कहाँ पड़ते हैं? जयपुर में। कहाँ पड़ते हैं? जयपुर में। तो ये 3 प्रकार के जो दाबू है मित्रों ये प्रसिद्ध माने गए हैं, जो है किसी भी कपड़े पर अनचाहे रंग के प्रवेश को रोकते हैं। मोम का दाबू है सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध। मिट्टी का दाबू कहाँ का है? बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध। गेहूं की बिधण का दाबू कहाँ का है? सांगानेर व बगरू जयपुर का। ये तीनों आपको ध्यान में रखने, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये प्रथम रूप है मित्रों आपका रंगाई कला है, वो पूरा होता है। रंगाई कला में हमने बंदेज के अलग अलग रूप देखे हैं, और फिर कपड़े पर अनचाहे रंग के प्रवेश को रोकने के लिए जो दाबू प्रयुक्त होते हैं, इन दाबुओं की हमने चर्चा की है। अब रंगाई कला के बाद में मित्रों आपका जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है कढ़ाई कला। क्या आता है? कढ़ाई कला। रंगाई कला या के बाद में कौन सा आता है? कढ़ाई कला या कस्सिदाकारी कला। कौन सी है? रंगाई कला के बाद में कढ़ाई कला या कस्सिदाकारी कला, ये दूसरा रूप आता है हमारा, इसके बारे में हम चर्चा भी करते हैं। देखिए मित्रों, कढ़ाई कला नाम से स्पष्ट है, कढ़ाई करना। किसी भी कपड़े पर सूती या रेशमी धागों की सहायता से अलग अलग प्रकार की जब डिजाइन बनाई जाती है मित्रों, तो उसे क्या कहते हैं? कढ़ाई कला या कस्सिदाकारी कला कहते हैं। तो किसी भी कपड़े पर सूती या रेशमी धागों की सहायता से अलग अलग प्रकार की कढ़ाई करना या डिजाइन बनाना क्या कहलाता है? कढ़ाई कला या कस्सिदाकारी कला कहलाता है। और ये कढ़ाई कला या कस्सिदाकारी कला के अलग अलग रूप है मित्रों, और उन अलग अलग रूपों की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है मुकेश। क्या आता है? मुकेश। रंगाई कला या कढ़ाई कला का सबसे पहला रूप क्या है? मुकेश। मुकेश की बात की जाए मित्रों, किसी भी कपड़े पर सूती कपड़े पर बादले की सहायता से, किसी भी सूती या रेशमी कपड़े पर बादले की सहायता से छोटी छोटी बूंदों की कढ़ाई करना क्या कहलाता है? मुकेश कहलाता है। तो किसी भी कपड़े पर मित्रों छोटी छोटी बूंदों की कढ़ाई करना, छोटी छोटी बूंदों की कढ़ाई करना क्या कहलाता है? मुकेश कहलाता है। तो किसी भी सूती या रेशमी कपड़े पर मित्रों बादले की सहायता से छोटी छोटी बूंदों की कढ़ाई करना क्या कहलाता है? मुकेश कहलाता है। ठीक है। चटापटी या पेच वर्क। चटापटी वर्क या पेच वर्क। चटापटी वर्क या पेच वर्क, ये देखिए मित्रों, ये क्या है? इसकी हम बात करें मित्रों, तो देखिए मित्रों, किसी भी कपड़े पर पहले हम अपने मनचाही डिजाइन को ट्रेस करके उस डिजाइन को किसी कपड़े पर काट लेते हैं, और उस काटी हुई डिजाइन को हम फिर दूसरे कपड़े पर लगा देते हैं। सुई व धागों की सहायता से उस काटी हुई डिजाइन को दूसरे कपड़े पर लगा देना क्या कहलाता है? चटापट्टी वर्क या पेच वर्क कहलाता है। तो किसी भी डिजाइन को, किसी भी कपड़े पर कोई डिजाइन काट ली जाती है, उस काटी हुई डिजाइन को दूसरे कपड़े पर लगाना और फिर सुई व धागों की सहायता से उस पर तुरपाई कर देना क्या कहलाता है? चटापट्टी वर्क या पेच वर्क। सीधे सीधे शब्दों में बोले तो हमारे शेखावाटी में जो मित्रों कारी लगाई जाती है ना, नेकर के पहले कारी लगाई जाती थी, तो नेकर जो पीछे से फट जाता था, उसके पश्चात उसमें जो घरों में महिलाएं क्या लगाती थी? कारी लगाती थी ना, उस कारी को ही क्या कहते हैं? ये चटापट्टी वर्क या पेच वर्क कहते हैं। और ये चटापट्टी वर्क या पेच वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? ये शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। मिरर वर्क। मिरर वर्क, तीसरा पॉइंट क्या है? मिरर वर्क। मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं मित्रों? दर्पण, कांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांच ही बोलते हैं ना। तो मिरर वर्क की बात की जाए मित्रों, तो मिरर अर्थात किसका काम होगा? कांच का काम होगा। किसका काम होगा? कांच का। तो देखो, किसी भी कपड़े पर कांच के छोटे छोटे गोल टुकड़े लगा लिए जाते हैं, किसी भी कपड़े पर कांच के छोटे छोटे गोल टुकड़े लगा लेते हैं, और फिर उन कांच के टुकड़ों के चारों तरफ है मित्रों उस कपड़े पर यानी किसी भी सुई और धागे से तुरपाई कर देते हैं, ताकि उस कपड़े से वो कांच के टुकड़े बाहर न निकले, और इसे कहते हैं मिरर वर्क। क्या कहते हैं? मिरर वर्क। तो सीधी बात है, कांच का कार्य, कपड़े पर कांच का कार्य। तो कपड़े पर कांच का कार्य,
किसी भी कपड़े पर है मित्रों कांच का कार्य करना, अर्थात कपड़े पर कांच के टुकड़े रख लिए जाते हैं और उन कांच के टुकड़ों के चारों तरफ सुई और धागे से तुरपाई कर देते हैं ताकि ये कांच के टुकड़े कपड़े से बाहर नहीं निकले। इसे क्या कहते हैं? मिरर वर्क। क्या कहते हैं? मिरर वर्क। ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि राजस्थान में मिरर वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है। राजस्थान में मिरर वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? ये चोटन का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? चोटन। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर। उसी चोटन का राज्य में गोंद भी प्रसिद्ध है ना। तो ये आपको मिरर वर्क ध्यान में रखना है। तो वापस देखिए मित्रों, कढ़ाई कला या कशीदाकारी कला यानी किसी भी कपड़े पर है ना कढ़ाई करना या डिजाइन बनाना धागों की सहायता से, उसे कढ़ाई कला या कशीदाकारी कला कहते हैं। इसके अलग अलग रूप है, जैसे मुकेश, किसी भी सूती या रेशमी कपड़े पर बादड़े की सहायता से छोटी छोटी बूंदों की कढ़ाई करना मुकेश कहलाता है। चटापट्टी वर्क या पेच वर्क की बात की जाए तो हमारे शेखावाटी वाले क्षेत्र में किसी भी कपड़े पर डिजाइन को काट कर उस डिजाइन को दूसरे कपड़े पर लगा देना क्या कहलाता है? चटापट्टी वर्क या पेच वर्क। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। मिरर वर्क, कांच के टुकड़ों को किसी कपड़े पर रख लिया जाता है, फिर सुई व धागे की सहायता से तुरपाई कर देते हैं ताकि कांच के टुकड़े बाहर नहीं निकले, इसे कहते हैं मिरर वर्क। कहाँ का प्रसिद्ध है? चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है मिरर वर्क। कंप्लीट। चले आगे। इसी कढ़ाई कला में एक पॉइंट आता है मित्रों, 4 नंबर पॉइंट आता है आपके कढ़ाई कला में। हाँ, कोटा डोरिया या मसूरिया मलमल। कोटा डोरिया या मसूरिया मलमल ये एक साड़ी है मित्रों। क्या है? साड़ी। कोटा डोरिया या मसूरिया मलमल ये साड़ी है। देखो मित्रों, कोटा डोरिया या मसूरिया मलमल की बात की जाए मित्रों, सूती वस्त्र पर मित्रों है, हाँ, यानी किसी भी वस्त्र पर जरी के काम से युक्त साड़ी को क्या कहते हैं? जरी मतलब चांदी के उस पर तार लगा दिए जाते हैं। तो सूती या रेशमी कपड़े पर जरी के काम युक्त साड़ी को क्या कहते हैं? कोटा डोरिया या मसूरिया मलमल साड़ी कहते हैं। तो किसी भी कपड़े पर मित्रों है जरी के काम युक्त साड़ी को है कोटा डोरिया या मसूरिया मलमल साड़ी कहते हैं। जरी का काम अर्थात उस कपड़े पर चांदी के तार वगैरह लगा दिए जाते हैं और इसी जो साड़ी है उसका नाम कोटा डोरिया या मसूरिया मलमल। कहाँ की प्रसिद्ध है? केथून की। कहाँ की है? केथून कोटा की। तो राज्य में ये कोटा डोरिया या मसूरिया मलमल जो साड़ी है वो कहाँ की है? केथून कोटा की प्रसिद्ध है। और इसी कोटा डोरिया को कहते हैं मित्रों राजस्थान की बनारसी साड़ी। क्या कहते हैं? आपसे प्रश्न पूछ ले, राजस्थान की बनारसी साड़ी किसे कहते हैं? तो राजस्थान की बनारसी साड़ी मित्रों इसी कोटा डोरिया या मसूरिया मलमल साड़ी को कहते हैं। और इसी साड़ी को पहनकर वसुंधरा राजे सिंधिया ने 2007 में है मॉडलिंग की थी और इसी मॉडलिंग के फलस्वरूप वसुंधरा राजे को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2007 में विमेन टुगेदर अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, तो यह है कोटा डोरिया या मसूरिया मलमल साड़ी। जैनब की साड़ी कौन सी है? जैनब की साड़ी। तो ये कोट सुआ गांव पड़ता है, कोट सुआ गांव दिंगोद कोटा। तो कोट सुआ गांव दिंगोद कोटा में, कहाँ है कोट सुआ गांव? दिंगोद कोटा। तो कोट सुआ गांव दिंगोद कोटा में एक श्रीमती जैनब नाम की महिला थी और उस जैनब नाम की महिला ने जो साड़ियों का निर्माण किया तो उन्हीं के नाम पर जैनब की साड़ी का नाम है यहाँ पर आता है। तो जैनब की साड़ी कहाँ की है? दिंगोद कोटा की। और इस जैनब को है, इसके लिए है श्रीमती जैनब को राष्ट्रपति से पुरस्कृत भी किया गया था। जरी या जरदोजी वर्क। जरी या जरदोजी वर्क क्या है? देखो, जरी या जरदोजी वर्क किसी भी कपड़े पर मित्रों धातु के चमकदार तारों से, किसी भी कपड़े पर धातु के चमकदार तारों से है मित्रों जो कढ़ाई की जाती है उसे क्या कहते हैं? जरी या जरदोजी वर्क कहते हैं। किसी भी कपड़े पर धातु के चमकदार तारों से, धातु के चमकदार तारों से, चमकदार तारों से कढ़ाई करना। तो किसी भी कपड़े पर धातु के चमकदार तारों से कढ़ाई करना क्या कहलाता है? जरी या जरदोजी वर्क कहलाता है। और ये जो जरी या जरदोजी वर्क है मित्रों ये सूरत से आई। कहाँ से आई थी? सूरत से आई थी। और सूरत से है जयपुर के महाराजा थे सवाई जय सिंह। कौन थे? सवाई जय सिंह। और सवाई जय सिंह कहाँ पर लाए थे इसको? जयपुर में लाए थे।
तो सूरत से जयपुर में लाए थे, इसलिए राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है ये जरी या जरदोजी वर्क, जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? जयपुर का प्रसिद्ध है। तो ये मित्रों हमने कुछ पढ़े हैं आपके यहाँ पर। कढ़ाई कला के रूप मुकेश पढ़ा था हमने, जरी मुकेश के बाद में हमने चटापटी वर्क पढ़ा था, पेच वर्क पढ़ा था, इसके बाद में हमने मिरर वर्क पढ़ा था, कोटा डोरिया या मसूरिया मलमल साड़ी जिसका प्रमुख केंद्र केथुन कोटा है, इसको राजस्थान की बनारसी साड़ी कहते हैं। जैनब की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? दिंगोत कोटा की। जरी या जरदोजी वर्क है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है मित्रों? जयपुर का प्रसिद्ध है। इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके पश्चात देखिए मित्रों, अब हम पढ़ते हैं कपड़े पर हाथ से छपाई। कपड़े पर हाथ से छपाई, नेक्स्ट पॉइंट, हाथ से छपाई। यानी पहला पॉइंट हमने रंगाई कला पढ़ा था, अब क्या पढ़ेंगे? उसके बाद में कढ़ाई कला, अब है कपड़े पर हाथ से छपाई करना। और मित्रों कपड़े पर हाथ से जो छपाई की जाती है उस हाथ से छपाई करने को कहते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग। ऐसा प्रश्न आ जाए कि किसी भी कपड़े पर हाथ से छपाई करने की कला क्या कहलाती है? तो मित्रों कपड़े पर हाथ से छपाई कलाई, जो हाथ से छपाई की जाती है उस कपड़े पर हाथ से छपाई को कहते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। अब अलग अलग प्रकार के हाथ से छपाई की या ब्लॉक प्रिंटिंग की क्रिया है वो राज्य में की जाती है। और ब्लॉक प्रिंटिंग की जो क्रिया है वो कौन कौन सी? देखो, सबसे पहले आता है हाथ से छपाई में आता है अजरक प्रिंट। कौन सी आती है? अजरक प्रिंट। तो राज्य में जो हाथ से छपाई का रूप या ब्लॉक प्रिंटिंग अजरक प्रिंट है, ये कहाँ की है मित्रों? अजरक प्रिंट ये है मित्रों बाड़मेर की। कहाँ की है? बाड़मेर की। और बाड़मेर की अजरक प्रिंट में मित्रों लाल व नीला रंग काम में आता है। कौन सा आता है? लाल व नीला रंग मुख्यतः काम में आता है। तो अजरक प्रिंट, ये प्रश्न पूछा गया है मित्रों कई बार। इसी के साथ बाड़मेर में आती है मल्लीर प्रिंट। कौन सी आती है? मल्लीर प्रिंट। बाड़मेर की कौन सी आती है? मल्लीर प्रिंट, जिसमें कत्थई काला रंग प्रयोग आता है। कत्थई काला रंग प्रयोग आता है मित्रों। तो कत्थई काला रंग, तो देखो अजरक प्रिंट और मल्लीर प्रिंट मित्रों बाड़मेर का क्षेत्र है, बालोतरा वाला जो क्षेत्र है, बालोतरा वाला क्षेत्र है, वहाँ के ये दोनों प्रसिद्ध माने गए। तो अजरक प्रिंट और मल्लीर प्रिंट का संबंध मित्रों कई बार पूछा गया एग्जाम में, कहाँ से है? तो अजरक प्रिंट और मल्लीर प्रिंट दोनों ही बाड़मेर से है। कहाँ से मित्रों? बाड़मेर से, आपको ध्यान में रखना है। नंबर 3 हाथ से छपाई कला में आता है नंबर 3 पर दाबू प्रिंट। क्या आता है? दाबू प्रिंट। यह आता है जाजम प्रिंट। दाबू प्रिंट या जाजम प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? अकोला चित्तौड़ का। राजस्थान में जाजम प्रिंट या दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है मित्रों। और ध्यान में रखना इसमें लाल व हरे रंग का प्रयोग होता है मुख्यतः। और अकोला चित्तौड़ के मित्रों राजस्थान में छपाई के घाघरे प्रसिद्ध है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। राजस्थान में छपाई के घाघरे, राजस्थान में छपाई के घाघरे कहाँ के प्रसिद्ध है? राजस्थान में छपाई के घाघरे कहाँ के प्रसिद्ध है भाई? अकोला चित्तौड़ के। कहाँ के हैं? अकोला चित्तौड़ के है। राजस्थान में छपाई के घाघरे प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट या जाजम प्रिंट जो बिछाई जाती है मित्रों नीचे, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये अकोला चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। इसके बाद में आती है आपकी एक सांगानेरी प्रिंट। कौन सी आती है? चौथी, सांगानेरी प्रिंट। नाम से स्पष्ट है सांगानेरी प्रिंट कहाँ की हो जाएगी? सांगानेर कहाँ है? जयपुर में। तो सांगानेरी प्रिंट कहाँ की है मित्रों? जयपुर में। और मित्रों जो सांगानेरी प्रिंट है, ये सांगानेरी प्रिंट है न केवल राजस्थान, न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर भी प्रसिद्ध है। सांगानेरी प्रिंट है मित्रों, ये विश्व स्तर पर भी प्रसिद्ध है। और विश्व स्तर पर इसको पहुंचाया था, एक व्यक्ति का नाम आता है विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए। तो विश्व स्तर पर पहुंचाया था मुन्नालाल गोयल ने। मुन्नालाल गोयल ने पहुंचाया था। तो सांगानेरी प्रिंट को विश्व स्तर पर पहुंचाने का श्रेय किसको दिया जाता है? मुन्नालाल गोयल को दिया जाता है। और सांगानेर में मित्रों जो यहाँ पर प्रिंटिंग का कार्य करते हैं, उन कार्य करने वालों को कहते हैं नामदेवी छिंपे। क्या कहते हैं? नामदेवी छिंपे। तो सांगानेरी प्रिंट को करने वाले यहाँ पर कौन होते हैं? नामदेवी छिंपे हैं, वो इस काम को करते हैं, नामदेवी छिंपे। ठीक है। प्राकृतिक रंगों का मुख्यतः इसमें क्या होता है मित्रों? प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है सांगानेरी प्रिंट में। तो सांगानेरी प्रिंट की बात की जाए तो कहाँ की
प्रसिद्ध है? जयपुर की है। विश्व स्तर पर किसने पहुंचाया? मुन्ना लाल गोयल ने। इसको काम को कौन करते हैं? नामदेवी छिंपे करते हैं, यहाँ पर सांगानेरी प्रिंट करते हैं। और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। एक और देखते हैं, बगरू प्रिंट। नाम से स्पष्ट है, बगरू प्रिंट। बगरू भी कहाँ पर है मित्रों? जयपुर में। तो पूछ ले, बगरू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की, जिसमें लाल और काले रंग का प्रयोग होता है। कैसे? लाल और काले रंग का प्रयोग होता है बगरू प्रिंट में। तो मित्रों ये है आपकी हाथ से छपाई कला को क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग। क्या कहते हैं? हाथ से छपाई कला को ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की छपाई कला या ब्लॉक प्रिंटिंग है। उनमें सबसे पहले आपका आता है अजरक प्रिंट, जो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। लाल व इसमें नीला रंग प्रयोग होता है। मल्लीर प्रिंट भी बाड़मेर की, कत्थई काला रंग प्रयोग होता है। दाबू प्रिंट या जाजम प्रिंट, जिसमें लाल व हरा रंग का प्रयोग होता है। और अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और मित्रों दाबू प्रिंट यहाँ पर जो अकोला है, इसी अकोला में राजस्थान में छपाई के घाघरे प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है, छपाई के घाघरे कहाँ के प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़ के प्रसिद्ध है। सांगानेरी प्रिंट मित्रों जयपुर की प्रसिद्ध है। इसको विश्व स्तर पर मुन्ना लाल गोयल ने पहुंचाया था, जो प्रबंधक था राज सिक्कों का। और नामदेवी छिंपे हैं यहाँ पर ये कार्य करते हैं। और इसके पश्चात बगरू प्रिंट की बात की जाए तो जयपुर में है, लाल और काले रंग का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये मित्रों आपकी कौन सी हो गई? हाथ से छपाई कला। नेक्स्ट चलिए अब देखिए मित्रों, इसके बाद में हम पढ़ते हैं मित्रों चित्रकारी कला। कौन सी पढ़ते हैं? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नया, चित्रकारी कला। और चित्रकारी कला में मित्रों सबसे पहले हम पढ़ेंगे मित्रों अलग अलग प्रकार की चित्रकारी कला यहाँ पर, जैसे कपड़े पर भी है, फर्श पर चित्रकारी है, दीवारों पर चित्रकारी है, बर्तनों पर चित्रकारी है। तो अलग अलग पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आता है इसमें कपड़े पर चित्रकारी। किस पर है? कपड़े पर चित्रकारी। चित्रकारी कला में है अलग अलग प्रकार के पढ़ेंगे हम। कपड़े पर भी पढ़ेंगे, फर्श पर पढ़ेंगे, दीवारों पर भी पढ़ लेंगे, बर्तनों पर भी चित्रकारी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उन्हीं में है सबसे पहला पॉइंट है चित्रकारी कला में कौन सा है? कपड़े पर चित्रकारी। और कपड़े पर चित्रकारी में भी दो प्रकार की चित्रकारी पढ़ेंगे, एक तो फड़ चित्रण और एक पढ़ेंगे हम मित्रों यहाँ पर पिछवाई। कपड़े पर भी कौन से पढ़ेंगे? एक तो फड़ चित्रण और दूसरे क्या पढ़ेंगे मित्रों? पिछवाई। तो सबसे पहले देखिए मित्रों फड़ चित्रण। सबसे पहले क्या है मित्रों? फड़ चित्रण है। अब देखो मित्रों फड़ चित्रण की बात की जाए तो किसी भी कपड़े पर लोक देवी देवताओं के जीवन को चित्रित करना क्या कहलाता है? फड़ चित्रण। तो किसी भी कपड़े पर लोक देवी देवताओं की, कपड़े पर लोक देवी देवताओं की जीवन को चित्रित करना, किसी भी कपड़े पर लोक देवी देवताओं के जीवन को चित्रित करना क्या कहलाता है? फड़ चित्रण कहलाता है। किसी भी कपड़े पर लोक देवी देवताओं के जीवन को चित्रित करना क्या कहलाता है मित्रों? इनके जीवन को चित्रित करना फड़ चित्रण कहलाता है। अब देखिए मित्रों जो कपड़ा होता है मुख्यतः फड़ चित्रण में कौन सा कपड़ा होता है? लाल व हरा। कौन सा होता है? लाल व हरा। तो फड़ चित्रण में पूछ ले कौन सा कपड़ा प्रयोग होता है? लाल व हरे रंग का जो कपड़ा है ये प्रयोग में लिया जाता है। फड़ चित्रण में लाल व हरे रंग का कपड़ा प्रयोग में लिया जाता है। और मित्रों फड़ चित्रण के लिए राजस्थान का एक भीलवाड़ा में जो शाहपुरा पड़ता है, उस शाहपुरा का जोशी परिवार प्रसिद्ध माना गया है। तो फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो भीलवाड़ा का जोशी परिवार। कौन सा है? जोशी परिवार। और भीलवाड़ा में मित्रों पड़ता है शाहपुरा। कौन से स्थान है? शाहपुरा। तो ये शाहपुरा का है, ध्यान रखना मित्रों। तो भीलवाड़ा में जो शाहपुरा पड़ता है उस शाहपुरा का जोशी परिवार है। और उस जोशी परिवार का एक व्यक्ति है श्रीलाल जोशी। कौन है? जोशी परिवार का एक व्यक्ति है, उसका नाम है मित्रों श्रीलाल जोशी। जोशी परिवार का कौन है मित्रों? श्रीलाल जोशी। और ये श्रीलाल जोशी है मित्रों, ये फड़ चित्र के लिए जाना जाता है, जिसकी चर्चा हमने चित्रकला में भी की थी कि प्रसिद्ध फड़ चित्रा कौन है राजस्थान का? श्रीलाल जोशी। और ये श्रीलाल जोशी है मित्रों, इसको 2006 में श्रीलाल जोशी को मित्रों 2006 में इसके लिए पद्मश्री अवार्ड मिला था। क्या मिला था?
पद्मश्री। तो फड़ चित्रण के लिए पद्मश्री अवार्ड किसे मिला था? फड़ चित्रण के लिए पद्मश्री अवार्ड है श्रीलाल जोशी को मिला था। कब मिला था? 2006 में। इससे श्रीलाल जोशी ने मित्रों देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया। किसका? देवनारायण जी की फड़ बनाई। श्रीलाल जोशी ने किसकी फड़ बनाई? देवनारायण जी की फड़। और मित्रों ये जो श्रीलाल जोशी के द्वारा देवनारायण जी की फड़ है ये बनाई गई थी, इसी फड़ की बात की जाए तो ये पश्चिमी जर्मनी के संग्रहालय में रखी है। कौन से संग्रहालय में? पश्चिमी जर्मनी संग्रहालय में। तो पश्चिमी जर्मनी के संग्रहालय में, तो पश्चिमी जर्मनी, और इस पश्चिमी जर्मनी के संग्रहालय में है मित्रों देवनारायण जी की फड़ रखी गई। ये आपको ध्यान में रखना है। किसने बनाई थी? श्रीलाल जोशी ने। भारत की या देश की प्रथम फड़ चित्तेरी महिला, देश की प्रथम फड़ चित्तेरी महिला, फड़ चित्तेरी महिला, तो देश की प्रथम फड़ चित्तेरी महिला पूछ ले आपको तो वो है मित्रों पार्वती जोशी। कौन है? पार्वती जोशी। कहाँ की है? शाहपुरा भीलवाड़ा की। कहाँ की है? शाहपुरा भीलवाड़ा की है पार्वती जोशी। और ये पार्वती जोशी प्रथम देश की फड़ चित्तेरी महिला थी मित्रों। जो कन्हैयालाल जोशी की पत्नी थी ये पूरे देश की प्रथम फड़ चित्तेरी महिला है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो मित्रों जो फड़ होती है ये फड़ मान लो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई या फट गई तो इस फड़ को ऐसे नहीं फेंकते ये लोग। तो जोशी परिवार है ये इस फड़ की बड़ी इज्जत करता है मित्रों। यदि फड़ फट जाती है या जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाती है तो इस फड़ को मित्रों ये जोशी परिवार है वो किसी भी पवित्र नदी में है या पुष्कर झील में, मुख्यतः पुष्कर झील में ये विसर्जित कर देते हैं। और पुष्कर झील में विसर्जित करते हैं। इस प्रक्रिया को फड़ का ठंडा करना कहते हैं। तो ऐसा जे कि फड़ के जीर्ण शीर्ण अवस्था में आने पर या फड़ के फट जाने पर उसको पुष्कर झील में विसर्जित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फड़ का ठंडा करना। तो फड़ के फटने पर या जीर्ण शीर्ण अवस्था पर होने पर पुष्कर में विसर्जित करना, पुष्कर झील में विसर्जित करना क्या कहलाता है? फड़ का ठंडा करना। क्या कहलाता है? फड़ का ठंडा करना कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। फड़ के फट जाने पर या उसके जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाने पर पुष्कर झील में उसको विसर्जित किया जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है मित्रों? ये प्रक्रिया फड़ का ठंडा करना कहलाती है। क्या कहलाती है? फड़ का ठंडा करना। एक बार वापस देखिए जितना मैंने आपको पढ़ा है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न उठते हैं मित्रों, ध्यान रखना। चित्रकारी कला में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कपड़े पर चित्रकारी, जिसमें से दो प्रकार पढ़ेंगे कपड़े पर चित्रकारी के हम। एक तो फड़ चित्रण, एक पिछवाई। पहला फड़ चित्रण पढ़ रहे हैं हम, पहला पॉइंट, ठीक है। कपड़े पर लोक देवी देवताओं के जीवन को चित्रित करना क्या कहलाता है मित्रों? फड़ चित्रण कहलाता है। जिसमें मुख्यतः कौन सा रंग आता है? लाल और हरा रंग, ठीक है। प्रसिद्ध फड़ चित्तेरा जो एक परिवार आता है वो कौन सा है? शाहपुरा जो भीलवाड़ा है, शाहपुरा का जोशी परिवार। और यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आता है श्रीलाल जोशी जो प्रसिद्ध फड़ चित्तेरा था, ठीक है। 2006 में श्रीलाल जोशी को पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। श्रीलाल जोशी ने देवनारायण जी की फड़ बनाई थी जो पश्चिमी जर्मनी के एक संग्रहालय में भी रखी गई है, ठीक है मित्रों। प्रथम देश की फड़ चित्तेरी महिला पार्वती जोशी थी। कौन थी? पार्वती जोशी थी मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। और फड़ के फटने पर पार्वती जोशी कहाँ की थी? ये भी शाहपुरा की थी, कन्हैयालाल जोशी की पत्नी। फड़ के फट जाने पर उसके जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने पर फड़ को पुष्कर झील में विसर्जित कर दिया जाता है। और पुष्कर में विसर्जित करना क्या कहलाता है मित्रों? पुष्कर में विसर्जित करना है फड़ का ठंडा करना कहलाता है। क्या कहलाता है? फड़ का ठंडा करना कहलाता है। और इसके बाद में हम पढ़ते हैं मित्रों प्रमुख कुछ फड़े। क्या पढ़ते हैं? प्रमुख फड़े पढ़ते हैं। देखो मित्रों प्रमुख फड़ की बात की जाए मित्रों तो मैं आपको जो लोक देवताओं में मैंने पढ़े बताई थी मैं आपको यहाँ पर वो नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको वो पढ़ा दी है। हाँ एक बार मैं आपके साथ चर्चा जरूर कर सकता हूँ क्यों देखो मैंने रामदेव जी पढ़ाया था, ताबू जी पढ़ाया था, आपको देवनारायण जी पढ़ाया था। इन तीनों के बारे में इनको जो फड़ के क्वेश्चन है वो मैंने आपको वहाँ पर करवा दिए। उनके अलावा दो फड़े बचती है उनकी मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। लेकिन मैं पहले आपको एक बार थोड़ा मोटा मोटी बता देता हूँ ताकि आपके ध्यान में आ जाए कि हाँ हमने ये चीज़ें पढ़ी है। सबसे पहले मैंने आपको रामदेव जी पढ़ाया था। उस समय मैंने रामदेव जी की फड़ के क्वेश्चन बताए थे, 2 या 3 ज़्यादा नहीं बताए थे। क्या बताए थे कि रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? रामदेव जी की फड़ का वाचन मित्रों
रामदल्ला, बस नाम लिख रहा हूं मैं, रामदेव जी की फड़। देखो कौन कौन सी फड़ है, रामदेव जी की फड़ है, पाबू जी की फड़ है, रामदेव जी की फड़, पाबू जी की फड़ और देवनारायण जी की फड़। इनकी तो सिर्फ मैं चर्चा ही करूंगा आपके साथ, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक बार सिर्फ और सिर्फ मैं चर्चा करूंगा, आपके ध्यान में आ जाए, ताकि कि हाँ ये पढ़ लिया हमने। इसके बाद में एक रामदल्ला या कृष्ण दल्ला की फड़ आती है, एक आती है भैंसासुर की फड़, उनकी चर्चा हम कर लेंगे यहाँ पर, उनको मैंने आपको नहीं पढ़ाया। तो ये मैंने पढ़ा दिया। देखो रामदेव जी की फड़, इनका वाचन कौन करता है? रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़िया जाति के भोपे करते हैं, याद आ गया होगा। रामदेव जी की फड़ के वाचन में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हता। रामदेव जी की फड़ का जो चित्तेरा था, वह चित्तेरा कौन था? चौथमल था। कौन था? चौथमल। तो ये चर्चाएं मैंने आपके साथ की थी, सबको पता है। यदि किसी ने जो पहले मेरे से पढ़ा है जो लोक देवता वाला टॉपिक, तो उनमें बिल्कुल बता दिया है। पाबू जी की फड़ के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? पाबू जी की फड़ का वाचन कौन करता है? फड़ का वाचन करता है नायक या थोरी जाति का भोपा। कौन करता है? नायक या थोरी जाति का भोपा पाबू जी की फड़ का वाचन करता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं पाबू जी की फड़ में? वही रावण था। तो रामदेव जी और पाबू जी की फड़ के वाचन में कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और पाबू जी की फड़ का वाचन मित्रों ऊंट के बीमार होने पर किया जाता है। रात्रि में ऊंट के बीमार होने पर इसकी फड़ का वाचन किया जाता है। सबसे लोकप्रिय फड़ मानी गई कौन सी? पाबू जी की। चलो देवनारायण जी पर, देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करेंगे? गुर्जर जाति के भोपे करेंगे। देवनारायण जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं मित्रों? जंतर। कौन सा बजाते हैं? जंतर नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। राज्य की सबसे बड़ी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। राज्य की सबसे बड़ी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। राज्य की सबसे छोटी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। राज्य में सबसे पहले डाक टिकट किस फड़ पर जारी हुआ था? देवनारायण जी की फड़ पर। 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट इनकी फड़ पर जारी होगा। सबसे चित्रांकन वाली फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। सबसे अधिक पुरानी फड़ भी किसकी है? देवनारायण जी की। तो सबसे अधिक समय लगने वाली भी किसकी है? देवनारायण जी की। तो ये जो जितनी चर्चा है मैंने आपको लोक देवताओं में मैंने आपको करवा दी। इनके अलावा 2 फड़ आती हैं। वो 2 अलावा फड़ कौन सी आती है? देखो, एक तो आती है 4 नंबर की रामदल्ला व कृष्ण दल्ला की फड़ है। रामदल्ला व कृष्ण दल्ला की फड़, ये इसकी चर्चा मैंने आपके साथ वहां पर नहीं की थी। तो रामदल्ला व कृष्ण दल्ला की फड़, तो इस रामदल्ला व कृष्ण दल्ला की फड़ का जो वाचन है, यानी इस फड़ का जो वाचन है, वो वाचन कौन करेंगे? वाचन करेंगे भाट जाति के भोपे। कौन करेंगे? भाट जाति के भोपे। तो रामदल्ला व कृष्ण दल्ला की फड़ का वाचन कौन करेंगे? भाट जाति के भोपे हैं, इसका वाचन करते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखिए मित्रों नेक्स्ट आता है, इसी फड़ की बात की जाए वाद्य यंत्र। तो रामदल्ला या कृष्ण दल्ला की फड़ के वाचन में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो ध्यान रखना, कोई सा भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है। रामदल्ला व कृष्ण दल्ला की फड़ के वाचन में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए मित्रों, राम दल्ला कृष्ण दल्ला नाम से स्पष्ट है, अर्थात इस रामदल्ला और कृष्ण दल्ला की फड़ में किसका जो वंचन होगा यहाँ पर? तो मित्रों भगवान राम और कृष्ण के जो जीवन लीला है उसका वर्णन किया जाता है। तो इस फड़ के अंतर्गत राम और कृष्ण के जीवन प्रसंगों को दर्शाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस फड़ का जो वाचन है, ये वाचन कहाँ पर किया जाता है? इस फड़ का वाचन है मित्रों ये शाहपुरा में। कहाँ पर किया जाता है? शाहपुरा का एक व्यक्ति था धूल जी। कौन था? धूल जी। तो इस फड़ का जो वाचन या इस फड़ का जो चितेरा है, वो चितेरा कौन था? शाहपुरा का था धूल जी। और इसका वाचन मित्रों सर्वाधिक होता है हाड़ौती में। कहाँ पर होता है? हाड़ौती प्रदेश में। तो हाड़ौती प्रदेश जो कोटा बूंदी झालावाड़ वाला है, तो हाड़ौती प्रदेश में मित्रों रामदल्ला या कृष्ण दल्ला की फड़ का क्या होता है? वाचन होता है। तो रामदल्ला या कृष्ण दल्ला की फड़ को वापस देख लीजिए। इसका वाचन भाट जाति के भूपों द्वारा आता है। वाद्य यंत्र है, इसमें कोई भी प्रयोग में नहीं लिया जाता है। भगवान राम और कृष्ण के जीवन प्रसंगों को इसमें दर्शाया जाता है। इसका वाचन मित्रों कहाँ पर होता है? शाहपुरा भीलवाड़ा के जो यहाँ के थे धूल जी। तो शाहपुरा भीलवाड़ा का एक व्यक्ति था धूल जी। ये धूल जी है मित्रों, ये इसका चितेरा था। तो रामदल्ला व कृष्ण दल्ला की फड़ का चितेरा कौन था? शाहपुरा का धूल जी। और इसका जो वाचन है ये मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? हाड़ौती जो क्षेत्र है हमारा, इस हाड़ौती क्षेत्र में इसका वाचन होता है। 4 हो गई। 5वीं भैंसासुर की फड़। 5वीं फड़ कौन सी है? भैंसासुर की फड़। तो मित्रों इस भैंसासुर की फड़ की बात की जाए, तो इस भैंसासुर की फड़ की बात की जाए तो इसमें वाद्य यंत्र देखिए,
वाद्य यंत्र कोई प्रयोग में नहीं। फड़का वाचन, हाँ, फड़का वाचन कोई भी जाति नहीं करती, कोई भी जाति है इसमें नहीं करती, यानी जाति विशेष नहीं होता। तो दोनों प्रश्न देखो, बेसासुर की फड़का वाचन, कोई भी इस फड़के वाचन में वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं लिया जाता है। जाति वाचन इसमें नहीं होता है, किसी भी जाति विशेष के द्वारा इसका वाचन नहीं होता है। लेकिन हाँ, इस फड़का है मित्रों, पूजन जरूर होती है, इसकी पूजा जरूर होती है। पूजा करती है बावरी जाति। कौन करती है? बावरी जाति के लोग। ये बावरी जाति है मित्रों, जब चोरी करने के लिए जाती है, बावरी जाति के लोग चोरी करने के लिए जाते हैं तो इस भैंसासुर की फड़का पूजन करते हैं। तो भैंसासुर की फड़का पूजन कौन करते हैं? बावरी जाति के लोग करते हैं। जब चोरी करने के लिए जाते हैं तो उस समय पूजन करते हैं। तो ये प्रमुख फड़े रामदेव जी की, पाबो जी की, देवनारायण जी की, ये हमने लोक देवताओं में पढ़ ली। फिर रामदल्ला व कृष्णदल्ला की फड़ हमने बता दी। वाचन बाहर जाति के वो उपयोग करते हैं, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। भगवान राम और कृष्ण के जीवन प्रसंगों पर आधारित है। और इसके जो धोलजी नामक चित्तेरा था उसने इसको चित्रित की थी। हाड़ौती प्रदेश में इसका वाचन होता है। भैंसासुर की फड़, इसमें कोई वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं होता है, नहीं कोई जाति विशेष वाचन करती है। इसकी पूजा जरूर होती है, और पूजा करती है बावरी जाति के लोग। जब चोरी करने के लिए जाते हैं तो इसकी पूजा करते हैं। ठीक है, पढ़े हो गई कंप्लीट। चलिए अब देखो, कपड़े पर चित्रकारी पढ़ रहे हैं। कपड़े पर चित्रकारी में हमने फड़ चित्रण पढ़ लिया। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या है? फड़ चित्रण के बाद में आता है पिछवाई। और पिछवाई के बारे में मैंने आपको एक दो बार बता भी दिया। पिछवाई क्या होती है? देखो, पिछवाई का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पिछवाई का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे लटकाना। क्या होता है? पीछे लटकाना। तो अर्थात भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर है, श्रीनाथ मंदिर। कहाँ पर है? नाथ द्वारा राजसमंद में। तो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है नाथ द्वारा राजसमंद में। और नाथ द्वारा राजसमंद में मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है, उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के पीछे उनके जीवन से संबंधित जो चित्र है वो किसी कपड़े पर दर्शाए जाते हैं। एक लाल कपड़े पर है, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित दृश्यों को चित्रित किया जाता है, और उसे क्या कहते हैं? पिछवाई। तो श्रीनाथ द्वारा में जो श्रीनाथ मंदिर है भगवान कृष्ण का, उस श्रीनाथ मंदिर में भगवान कृष्ण की प्रतिमा के पीछे उनके जीवन से संबंधित जो दृश्य हैं उनको चित्रित किया जाता है, उससे क्या कहते हैं? पिछवाई। तो देखो, श्रीनाथ मंदिर कहाँ पर है? नाथ द्वारा में। कहाँ पर है? नाथ द्वारा राजसमंद में। तो श्रीनाथ मंदिर में कृष्ण की, श्री कृष्ण की प्रतिमा के पीछे बने चित्र, प्रतिमा के पीछे उनके जीवन चरित्र के बने चित्र, उनके जीवन चरित्र के बने चित्र क्या कहलाते हैं? पिछवाई कहलाते हैं। तो श्रीनाथ मंदिर जो नाथ द्वारा राजसमंद में है, इस श्रीनाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के पीछे उनके जीवन से संबंधित जो भी चित्र बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? पिछवाई। पिछवाई का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पीछे लटकाना। तो ये हो गई आपकी कपड़े पर चित्रकारी। एक पॉइंट आता है इसमें फर्श पर चित्रकारी। बस नाम याद रखना छोटा सा, फर्श पर चित्रकारी। देखिए मित्रों, फर्श पर चित्रकारी यानी हमारे राजस्थान में रीति रिवाज है, जब भी कोई गाँव में आंगन वगैरह है, उस आंगन को लिपा जाता है। तो लिपा जाता है, हरा नया किया जाता है। तो आंगन को लिपने पुतने के पश्चात उसको है ऐसे खाली नहीं छोड़ देते हैं। खाली छोड़ना मित्रों अपशकुन माना जाता है। तो आंगन को लिपने पुतने के पश्चात खाली छोड़ना क्या मानते हैं? अपशकुन माना जाता है। इसलिए उस लिपे हुए आंगन में या तो कोई मंगलकारी अनाज फैला देते हैं, जैसे चावल है, गेहूँ है, जौ है, मूंग है, ये मंगलकारी अनाज फैला देते हैं। या उसमें देखो सफ़ेद खिड़िया की या हिरमिच जो गेरू होती है उसकी सहायता से कुछ अलग अलग प्रकार की मांडने बना देते हैं। तो उस अलग अलग प्रकार के जो चित्र बनाए जाते हैं, अब उन चित्रों को क्या कहते हैं? मांडना कहते हैं। क्या कहते हैं? मांडना। तो फर्श पर जो चित्रकारी है उस चित्रकारी को क्या कहते हैं मित्रों? मांडना कहते हैं। इतना याद रखना। तो राज्य में ये रीति रिवाज है कि आंगन को लिपने या धोने के पश्चात उसको खाली छोड़ना अपशकुन माना जाता है। इसलिए या तो उस पर कोई मंगलकारी अनाज जैसे गेहूँ जो भी है वो जो है बिखेर दिए जाते हैं, या उस पर सफ़ेद खिड़िया या हिरमिच की सहायता से कुछ चित्र बना दिए जाते हैं, मंगलकारी चित्र, और उन चित्रों को क्या कहते हैं? मांडना कहते हैं। तो फर्श पर चित्रकारी क्या कहलाती है? मांडना कहलाती है। ठीक है मित्रों, तो हमने फर्श पर चित्रकारी पढ़ ली है। अब देखिए मित्रों, इसके पश्चात क्या आती है? इसके पश्चात जो नेक्स्ट आती है मित्रों, दीवार पर चित्रकारी।
दीवार पर चित्रकारी। और मित्रों दीवार पर जो चित्रकारी है, ये दीवार पर चित्रकारी मित्रों है वो यहाँ पर 3 प्रकार की होती है। दीवारों पर जो चित्रकारी है वो मुख्यतः 3 प्रकार की मानी गई है। सबसे पहले देखो भराड़ी कला। कौन सी है? भराड़ी कला। कहाँ की प्रसिद्ध है? कुशलगढ़ की। कहाँ की है भराड़ी कला प्रसिद्ध? कुशलगढ़ बांसवाड़ा की। कहाँ की है? कुशलगढ़ बांसवाड़ा की प्रसिद्ध भराड़ी कला। क्या है भराड़ी कला? देखिए मित्रों, तो देखिए मित्रों भराड़ी कला के अंतर्गत जो भील जाति है और उस भील जाति में विवाह के अवसर पर, भील जाति में विवाह के अवसर पर, तो भील जाति होती है और इस भील जाति में विवाह के अवसर पर जो वर और वधू है, वर और वधू के घरों पर, वर और वधू के घरों में है जो दीवारें होती हैं, तो उन दीवारों पर है वर के द्वारा है आकर्षक चावल का घोल होता है। उस आकर्षक चावल के घोल से चित्र बनाए जाते हैं। वो चित्र कौन बनाता है? वर बनाता है, ध्यान रखना, वधू नहीं बनाती है। तो भील जनजाति में विवाह के अवसर पर वर और वधू के घर की दीवारों पर, वर और वधू के घर की दीवारों पर वर के द्वारा आकर्षक जो चावल का घोल होता है, उस चावल के घोल से जो चित्र बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? भराड़ी कला कहते हैं। तो भील जनजाति में प्रसिद्ध है भराड़ी कला। तो भराड़ी कला है मित्रों, हाँ, यानी इस कला में मित्रों भील जनजाति में वर द्वारा वर व वधू के घर की दीवारों पर चावल के आकर्षक घोल से, चावल के आकर्षक घोल से चित्र बनाए जाते हैं। वर द्वारा चावल के आकर्षक घोल से है मित्रों क्या बनाए जाते हैं? चित्र बनाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर है वर द्वारा वधू और वर दोनों के घर पर चावल के आकर्षक घोल से जो चित्र बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? भराड़ी कला। और भराड़ी है भीलों की एक लोक देवी है मित्रों। किसकी? भीलों की एक लोक देवी है भराड़ी। भराड़ी क्या है? भीलों की एक लोक देवी है भराड़ी, ध्यान रखना। तो भराड़ी कला कुशलगढ़ की प्रसिद्ध है, बांसवाड़ा की। भील जनजाति में विवाह के अवसर पर वर के द्वारा अपने घर पर और अपनी वधू के घर पर चावल के आकर्षक घोल से चित्र बनाए जाते हैं, इसे भराड़ी कला कहते हैं। भराड़ी क्या है? वैसे भराड़ी भीलों की एक लोक देवी है। भराड़ी कला कहाँ की है? कुशलगढ़ बांसवाड़ा की। ठीक है। सांझी लीला। सांझी लीला, सांझी की बात की जाए मित्रों तो भील जनजाति की जो कुंवारी कन्याएं हैं, दक्षिण पूर्वी जो मालवा प्रदेश है हमारा, तो भील जनजाति में जो कुंवारी कन्याएं हैं ये अपने पिता के घर पर है मित्रों दीवारों पर है गोबर से गोल गोल आकृतियां बनाती है। दीवारों पर गोबर से गोल गोल आकृतियां बनाती है और फिर और गोबर की गोल गोल आकृतियों को है जैसे कांच है, मणि है, कुमकुम है, हल्दी है, कोड़ियों है, उनकी सहायता से सजाती है। और इसे क्या कहते हैं? सांझी लीला कहते हैं। इस सांझी लीला के तहत ये कुंवारी कन्याएं मित्रों है माता पार्वती की पूजा करती है। किसकी करती है? माता पार्वती की पूजा करती है ताकि उन्हें श्रेष्ठ वर की प्राप्ति हो। तो सांझी लीला कुंवारी भील कन्याएं कौन करती है? कुंवारी भील कन्याएं पिता के घर, अपने पिता के घर दीवार पर गोबर से गोल आकृतियां बनाती है। गोबर की गोल आकृतियां बनाती है। ये गोबर की गोल आकृतियां क्या कहलाती है मित्रों? सांझी कहलाती है। ये गोबर की गोल आकृतियां क्या कहलाती हैं? ये गोबर की गोल आकृतियां मित्रों सांझी कहलाती है। और इन गोबर की गोल आकृतियों को फिर है मणियों से, मोतियों से, कोड़ियों से सजाया जाता है। और इस सांझी के त्यौहार में जो ये बालिकाएं हैं ये किसकी पूजा करती है? माता पार्वती की पूजा करती है ताकि उन्हें श्रेष्ठ वर की प्राप्ति हो। पार्वती की पूजा करती है। ठीक है, ये आपकी है सांझी लीला। एक है मित्रों आला गीला कारीगरी। कौन सी है? आला गीला कारीगरी। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट हमारा? आला गीला कारीगरी। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। आला गीला कारीगरी कहाँ की है? बीकानेर की। तो दीवारों पर तीसरा पॉइंट है आला गीला कारीगरी। क्या है आला गीला कारीगरी? तो पत्थर और चूने की जो दीवारें होती है मित्रों,
इन पत्थर और चूने की दीवारों पर चूने और कली के घोल से जो आकर्षक चित्रकारी की जाती है उसे कहते हैं आला गिलाकारी। तो पत्थर व जो चूने की दीवारें होती हैं, इन पत्थर व चूने की दीवारों पर चूने और कली के साथ आकर्षक चित्रकारी, दीवारों पर चूने व कली से आकर्षक चित्रकारी करना, आकर्षक चित्रकारी, ये क्या कहलाता है? ये मित्रों है आला गिला कारीगरी कहलाता है। तो पत्थर व चूने की दीवारों पर चूने और कली के साथ आकर्षक चित्रकारी करना आला गिला कारीगरी और कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो ये दीवारों पर चित्रकारी के 3 रूप पढ़े मित्रों। भराड़ी कला कुशलगढ़ की प्रसिद्ध है। भिल्लों की एक लोक देवी का नाम है भराड़ी, जिसमें वर्क के द्वारा है। इस कला में अपने और अपने वधू के घर पर चावल के आकर्षक गोल से चित्र बनाए जाते हैं। दूसरे सांझी लल्ला भिल्लों की जो कुंवारी बालिकाएं हैं, ये अपने पिता के घर पर दीवारों से गोबर की दीवारों पर गोबर की गोल गोल आकृतियां बनाती है, जिनको है फिर हल्दी कुमकुम कोड़ियों की सहायता से सजाती है। और इस त्यौहार में सांझी वाले में ये पार्वती की पूजा करती है। ठीक है मित्रों, जो ये सांझी लीला है मित्रों मुख्यतः श्राद्ध पक्ष में बनाती है। सांझी कब बनाई जाती है? श्राद्ध पक्ष में। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक जो 16 श्राद्ध आते हैं उनमें मुख्यतः सांझी बनाई जाती है। आला गिला कारीगरी, दीवारों पर तीसरी कारीगरी कौन सी है? आला गिला कारीगरी, जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। यानी तो दीवारें होती है, उन दीवारों पर जो पत्थर व चूने की दीवार होती है उन पर चूने और कली से जो आकर्षक चित्रकारी की जाती है उसे आला गिला कारीगरी कहते हैं। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। तो हमने दीवारों पर चित्रकारी पढ़ ली, कपड़े पर चित्रकारी पढ़ ली। अब एक प्रकार की जो चित्रकारी है मित्रों फर्श पर भी पढ़ ली हमने। एक प्रकार की चित्रकारी बचती है आपकी जो बर्तनों पर चित्रकारी है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।